आज का वीडियो यदि आप शुरू से लेकर के अंत तक देख लेते हैं मेरे भाई, 2026 में जो आपका बिहार बोर्ड इंटर का एग्जाम होगा उसमें समास से एक भी क्वेश्चन नहीं छूटेगा। क्या समास से एक भी क्वेश्चन नहीं छूटेगा? और जितना भी आपका क्वेश्चन पूछा जाएगा ना मेरे दोस्त, केवल 1 सेकेंड में सभी समास का आप लोग आंसर दे दीजिएगा। तो आपसे रिक्वेस्ट है, आप लोग क्या कीजिएगा, इस वीडियो को शुरू से लेकर के अंत तक देखिएगा। मैं 100% गारंटी के साथ बोलता हूँ मेरे भाई कि जितना भी क्वेश्चन पूछा जाएगा ना, इसी से रहेगा। जो हम ट्रिक बताएंगे, जो हम टेक्निक बताएंगे, आपको उसको याद रखना। और ऐसा ट्रिक बताएंगे ने कि मात्र उसको सेकेंडों में पहचान सकते हैं। तो चलिए आज का क्लास बिना टाइम का इन्वेस्ट किए मेरे दोस्त स्टार्ट करते हैं। लेकिन उससे पहले बता दें कि मेरा नाम है संतोष और स्वागत है आप सभी का आपका अपना प्यारा सा छोटा सा एजुकेशन प्लेटफॉर्म महाशारदे टीचिंग सेंटर में। मेरे दोस्त मेरे भाई, आज की क्लास में हम लोग समास को कवर करने वाले हैं कि समास जो होता है ना ब्रदर जी, समास का ट्रिक क्या होता है, क्या होता है समास का ट्रिक क्या होता है। क्योंकि हर साल समास से हमारे एग्जाम में 5 से 6 गो ऑब्जेक्टिव पूछ लिया जाता है और अक्सर स्टूडेंट इसमें गलती कर देते हैं। और ऐसा आपको ट्रिक बताएंगे। क्या बताएंगे? आज के क्लास में आपको ट्रिक बताएंगे और ऐसा ट्रिक बताएंगे कि उसको सेकेंडों में पहचान लीजिएगा। तो चलिए सबसे पहले बात करते हैं मेरे दोस्त मेरे भाई कि पहला नंबर में क्या समास के कुछ हम बेसिक डिफिनेशन वगैरह परिभाषा देख लेते हैं। क्योंकि हम आपको बताएं ना कि जब हम पढ़ाते हैं ना, आपको शुरू से पढ़ाएंगे और यहाँ पे हीरो लेवल तक लेकर के जाएंगे। तो परिभाषा के बारे में बात करते हैं बाबू। समास का जो परिभाषा क्या होता है, समास कहते हैं किसको, क्योंकि आपको थोड़ा सा पता होना चाहिए। इसको याद करने पे ध्यान नहीं देना है, सिर्फ जो बताते हैं उसको समझते जाना है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या कहता है कि जब 2 या 2 से अधिक पद अपने बीच की विभक्ति को त्याग कर आपस में मिलते हैं। क्या करते हैं कि जब 2 या 2 से अधिक पद जो होते हैं अपने बीच की विभक्ति को त्याग कर आपस में मिलते हैं, तो मिलने की इस प्रक्रिया को ही समास कहा जाता है। क्या कहा जाता है? जो मिलने की इस प्रक्रिया होती है, प्रोसेस होती है, इसे ही समास कहा जाता है। एग्जाम्पल के द्वारा हम लोग समझते हैं। जैसे हमारे पास पहला एग्जाम्पल यहाँ पे दिया गया है कि बुद्धि से हीन। क्या? बुद्धि से हीन। तो यहाँ पे देखिए 2 पद हैं। सबसे पहले बुद्धि हो गया प्रथम पद और उसके बाद यहाँ पे हीन हो गया द्वितीय पद। और इसके बीच का विभक्ति क्या है? से है। क्या? इसके बीच का विभक्ति से है। तो अपने बीच के विभक्ति को त्याग देगा और आपस में मिल करके एक नए शब्द का निर्माण करेगा। क्या होगा? बुद्धिहीन हो जाएगा। क्या? बुद्धिहीन यहाँ पे बना दिया। मतलब यही जो प्रोसेस है ना ब्रदर जी, यही हमारा क्या कहलाता है? समास कहलाता है। बस इतना आप लोग याद रखिएगा, राइट। उसके बाद क्या होता है कि समास में कुछ और चीज याद रखना पड़ता है। एक यहाँ पे क्या होता है? समस्त पद। क्या? समस्त पद, जिसे कि हम लोग समासिक पद भी कहते हैं। तो भाई समस्त पद और समासिक पद किसे कहा जाता है, इसके बारे में थोड़ा सा आपको बताते हैं। तो सबसे पहला क्या होता है मेरे दोस्त कि जब 2 या 2 से अधिक पद अपने बीच की विभक्ति को त्याग कर मिलते हैं। क्या करते हैं? हम लोग जानते हैं जी कि जब 2 या 2 से अधिक पद अपने बीच की विभक्ति को त्याग कर मिल जाते हैं, तो मिलने के बाद एक स्वतंत्र पद का निर्माण होता है। क्या होता है? एक स्वतंत्र पद का निर्माण होता है। उसे ही समस्त पद या समासिक पद कहा जाता है। बताइए कितना आसान है कि जब 2 या 2 से अधिक पद अपने बीच की विभक्ति को त्याग कर आपस में मिलते हैं, तो मिलने से ही एक स्वतंत्र पद का निर्माण होता है। उसे ही समास कहते हैं। तो चलिए एग्जाम्पल के द्वारा हम लोग समझते हैं मेरे भाई। तो यहाँ पे पहला एग्जाम्पल हमारे पास दिया गया पुस्तकों का आलय। तो सबसे पहले इसमें 2 पद है। पद 1 है पुस्तक, ठीक है। उसके बाद पद 2 है हमारा आलय। पद का मतलब समझ लीजिएगा शब्द। क्या? आप लोग पद का मतलब समझ लीजिएगा कि इसमें 2 गो शब्द लिखा हुआ है। सबसे पहले हमारा पुस्तक है और दूसरा का आलय, और इसके बीच की विभक्ति क्या है? का है। तो ये दोनों आपस में मिलेगा ना बउआ, अपने बीच की विभक्ति को त्याग कर, और बीच के विभक्ति को त्याग कर आपस में मिला तो यहाँ पे पुस्तकालय का निर्माण किया, जो कि एक नया शब्द है। और यही समस्त पद या समासिक पद कहलाता है, ठीक है। ठीक उसी तरह से बाबू नेक्स्ट क्वेश्चन है कि राजा का मंत्री। क्या? राजा का मंत्री। तो पहला शब्द राजा, दूसरा शब्द मंत्री, और उसके बीच की विभक्ति का, और इन दोनों को आपस में मतलब क्या करेगा? मिल जाएगा और अपने बीच को विभक्ति के त्याग करके राजमंत्री शब्द का निर्माण करेगा। और राजमंत्री ही हमारा समासिक पद या समस्त पद हो गया, ठीक है। उसके बाद सबसे लास्ट डिफिनेशन जो हमारा होता है, अब डायरेक्ट हम लोग अपना ट्रिक पे चलेंगे और आपको ट्रिक तो बतेबे नहीं करेंगे जी। और आपको हमेशा एक चीज़ कहना चाहेंगे मेरे दोस्त कि यदि आप जीवन में सक्सेसफुल बनना चाहते हैं तो आपको शॉर्टकट पे कम ध्यान देना चाहिए। आपको मेहनत करना ही पड़ेगा, इसके अलावा कोई भी ऑप्शन नहीं है, ठीक है।
तो यहाँ पे क्या कहा था कि समास विग्रह के समास विग्रह क्या होता है, समास विग्रह। तो यहाँ पे क्या है कि जब समस्त पद में मौजूद दोनों पदों को जब हम उनकी विभक्ति के चिन्हों के साथ, क्या विभक्ति चिन्ह के साथ अलग अलग करके दिखाते हैं तो इसे ही विग्रह कहा जाता है। क्या कहा जाता है कि जब समस्त पद में मौजूद, हम लोग जानते हैं कि समस्त पद में दो शब्द वहां पे मौजूद रहता है और वो दोनों को अलग करके आपस में लिख देते हैं ना उसको विभक्ति चिन्हों के साथ, उसे ही क्या कहता है, समास का विग्रह कहा जाता है। उदाहरण के तौर पे यदि हम समझें तो सबसे पहला एग्जाम्पल हमारे पास है बाबू राजमार्ग है। तो राजमार्ग मतलब इसमें दो शब्द लगा हुआ है, सबसे पहला राज और दूसरा का क्या मार्ग है। मतलब राजमार्ग कहने का मतलब क्या होता है, राजा का मार्ग। जो यहाँ पे विग्रह किए ना यही क्या होता है, विग्रह होता है, समास विग्रह, ठीक है। उसी तरह से दूसरा क्या होता है, देश निकाला। देश निकाला का मतलब क्या होता है कि मतलब यहाँ पे देश से निकाला, तो इसके विभक्ति चिन्हों के साथ दोनों पदों को एक एक करके लिख दिए और यही हमारा समास विग्रह कहलाएगा बाबू, ठीक है। तो चलिए हम लोग आप लोग जिस चीज़ का इंतजार कर रहे होंगे कि भैया आप ट्रिक कब बताइएगा, काफ़ी नज़दीक आ चुके हैं, आपको ट्रिक बताएंगे ना जी। और मां शारदे टीचिंग सेंटर आप सबको हमेशा एक सही डायरेक्शन यहाँ पे प्रोवाइड करवाता है। तो आप मेरे चैनल पे नए हैं ना बाबू, तो सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। वीडियो पसंद आता है तो वीडियो को आप लोग लाइक कर दीजिएगा, ठीक है। और एक प्यारा सा कॉमेंट कीजिएगा कि आज का क्लास आपको कैसा लग रहा है, क्योंकि बिहार बोर्ड के हर एक बच्चा के यहाँ मोबाइल में मेरा चैनल रहना चाहिए, मां शारदे टीचिंग सेंटर, ठीक है। तो चलिए मां शारदे की कृपा से हम लोग यहाँ पे आगे बात करते हैं। तो एक और एग्जाम्पल हमारे पास है मृत्यु प्राप्त। तो इसका मतलब समझना है कि इसमें दो शब्द कौन होगा, पहला मृत्यु होगा और दूसरा का प्राप्त होगा। तो मृत्यु प्राप्त का मतलब क्या होता है कि जो मृत्यु को प्राप्त करता है उसे मृत्यु प्राप्त करते हैं, तो यही हमारा समास विग्रह कहला जाएगा बाबू, ठीक है। तो और कुछ यहाँ पे बेसिक चीज़ यहाँ पे जानते हैं। और इसका देखिए एक चीज़ और आपको बता रहे हैं कि इसका पीडीएफ जो होगा ना ब्रदर जी, बिल्कुल आपको फ्री ऑफ कॉस्ट मिलेगा। मेरा टेलीग्राम ग्रुप, व्हाट्सएप ग्रुप, जहाँ भी आप कंफर्टेबल हैं ग्रुप को ज्वाइन कर लीजिए बहुआ, और उसके बाद आपको पीडीएफ जरूर मिल जाएगा, ठीक है। तो चलिए सबसे पहले क्या कहता है यहाँ पे कि समास के 6 भेद होते हैं जो निम्नलिखित हैं। क्या समास के मुख्यतः 6 भेद होते हैं और इसी 6 भेद से एग्जाम में क्वेश्चंस पूछ लिया जाता है, तो आपको इतना याद रखना है, ठीक है। तो सबसे पहले हमें कौन कौन से समास को पढ़ना होगा ब्रदर जी। तो सबसे पहला समास हमारा होता है, क्या होता है, कर्मधारय समास। क्या कर्मधारय समास। दूसरा क्या होता है ब्रदर जी, द्विगु समास। तीसरा क्या होता है, द्वंद्व समास। चौथा क्या होता है, तत्पुरुष समास। आप लोग में से कई स्टूडेंट होंगे जो जानते होंगे, लेकिन हम कहें ना कि हम जीरो से उठाएंगे और आपको शिखर तक ले जाएंगे, ठीक है। तो यहाँ पे क्या होता है, अव्ययी भाव समास होता है। और छठा बात कर लेते हैं बहुव्रीहि समास। तो चलिए एक एक करके हम इसके बारे में समझते हैं कि इसको पहचानने का ना मेरे भाई जो ट्रिक होता है, ट्रिक क्या होता है, ट्रिक के बारे में हम लोग बात करते हैं। तो चलिए सबसे पहले बात करते हैं। और सबसे पहला समास जो हमारे पास दिया गया है काफ़ी मोस्ट इंपॉर्टेंट, और एग्जाम में हर एक स्टूडेंट इसमें गलती करता है। मेरा 100% गारंटी है कि आज के बाद आप लोग गलती करना छोड़ दीजिएगा, ठीक है। तो यहाँ पे पहला समास क्या है, कर्मधारय समास। तो भाई कर्मधारय समास किसको कहते हैं, इसको पहचानेंगे कैसे। तो सबसे पहले क्या होता है कि जिस समासिक पद में विशेषण, विशेष, उपमान, उपमेय में उपमेय का प्रयोग हो उसे कर्मधारय समास कहते हैं। क्या उसे कर्मधारय समास कहते हैं। तो आपको नहीं समझ में आ रहा ना दोस्त, आपको इसमें मतलब कुछ समझना ही नहीं है। क्या आपको समझना नहीं, इसको आप लोग क्या कीजिएगा, नहीं याद कीजिएगा, बस ऐसे आपको हम पढ़ा दिए हैं, ठीक है। अब यहाँ पे मेन यहाँ पे शब्द यहाँ पे स्टार्ट होता है मेन खेला कि दूसरे शब्दों में इसको क्या बोल सकते हैं कि इस समास में आपको इतना याद रखना है मेरे भाई कि प्रथम पद दूसरे पद की विशेषता को बताएगा। आपको नहीं बताएं जी कि कोई भी समास रहेगा उसमें 2 गो पद रहेगा, ये हो गया प्रथम पद, और दूसरा का क्या हो गया, यहाँ पे द्वितीय पद हो गया, मतलब 2 गो शब्द रहेगा। तो इसमें क्या करेगा बाबू यहाँ पे क्या होता है कि आपका प्रथम पद जो रहेगा ने द्वितीय पद की विशेषता को बताएगा बउआ। क्या करेगा, विशेषता को बताएगा। और जब पहला पद दूसरे पद के विशेषता को बताए ने तो सीधा सा आप मारिएगा कर्मधारय समास मारिएगा, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट हमारा क्या कर रहा है कि दूसरे पद की तुलना हो। क्या दूसरे पद की तुलना, हमेशा कर्मधारय समास में ने दूसरा जो आपका ये पद रहेगा ने इसका तुलना किया जाएगा। क्या किया जाएगा, इसका तुलना किया जाएगा, ठीक है। और उसके बाद तीसरा यहाँ पे एक चीज और यहाँ पे बात कर लेते हैं कि विग्रह जब हम इसका करेंगे ने तो है जो के समान आएगा। क्या होगा, विग्रह करने पे है जो के समान आएगा। समझ लीजिएगा क्या है हमारा
कर्मधारय समास है, ठीक है। और अभी भी आपको दिक्कत है, फिर भी आपको समझ में नहीं आ रहा है, तो आप सब चीज़ भूल जाइए और सबसे रामबाण जो आपके लिए यहाँ पे ट्रिक है, क्या ट्रिक्स जो यहाँ पे है, ट्रिक्स आपको बताए हैं कि इसमें क्या करना है कि दूसरे पद में कैसे लगाकर, क्या कैसे लगाकर प्रश्न करना है। सीधा सा एक ही काम करना है जी कि आपका जो दूसरा पद रहे न, दूसरा शब्द रहे न, उसमें क्या कीजिएगा, कैसे लगा करके प्रश्न कीजिएगा। और यदि आंसर आ जाए तो कर्मधारय समास होगा, क्या होगा, आंसर आ जाए कर्मधारय समास होगा। तो चलिए एग्जाम्पल के द्वारा समझते हैं और 9 सेकेंड में इसको आप लोग सोल्व कर सकते हैं। तो सबसे पहला एग्जाम्पल है नील कमल है। तो भाई नील कमल में 2 शब्द लगा हुआ, 2 शब्द, सबसे पहले क्या है, एक पहला नंबर में है नील और दूसरा शब्द क्या है, कमल है। तो नील कमल, तो यहाँ पे देखिए हम क्या बोले कि दूसरा शब्द का हमेशा पहला शब्द विशेषता बताएगा। तो दूसरा शब्द क्या है, कमल। तो कमल कैसे, कमल मतलब क्या, नील कमल मतलब नीला है जो कमल। तो कमल कैसा है, नीला है। तो यहाँ पे नीला है जो कमल, तो यहाँ पे क्या हो गया, कर्मधारय समास हो गया। तो आपको एक चीज बताएं ना जी, आपको बस इतना याद रखना है मेरे भाई कि प्रथम शब्द उसके बाद द्वितीय शब्द, बस इतना याद रखना है, ठीक है। अब यहाँ से क्या होता है, अब यहाँ से हम प्रश्न करेंगे कि यहाँ द्वितीय पद कमल है। बिल्कुल भैया जी, द्वितीय पद हमारा क्या है, कमल है। तो हम प्रश्न क्या करेंगे, कमल कैसा है, क्या कमल कैसा है। तो हमारा आंसर क्या आएगा ब्रदर जी कि कमल जो है ना, यहाँ पे दोस्त, कमल नीला है। क्या कमल जो है नीला है। तो हमारा आंसर आ गया। तो यहाँ से हमारा क्या हो जाएगा, कर्मधारय समास होगा। क्या कर्मधारय समास होगा, बिल्कुल 100% करेक्ट आंसर है। और इसी तरह से जितना भी क्वेश्चन रहता है ना, आप लोग बना करके देख लीजिएगा, 100% गारंटी के साथ बोल रहा हूँ कि आपको एग्जाम में दिक्कत नहीं होगा, ठीक है। इसी प्रकार से कुछ और एग्जाम्पल क्या है, काली मिर्च है। तो काली मिर्च किसको कहते हैं कि काली है जो मिर्च, या इतना आपको याद नहीं रखना है, द्वितीय पद खोजना है। द्वितीय पद आपका मिर्च हो गया। तो द्वितीय पद में कैसे लगा के प्रश्न करना है कि मिर्च कैसा है। तो आंसर आता है ना बउआ कि मिर्च काली है। तो आंसर आ गया। तो यहां से क्या हो गया, कर्मधारय समास हो गया, ठीक है। उसके बाद अगला क्या होता है, पीतांबर। तो पीतांबर का मतलब क्या होता है, पीला है जो अंबर, इसको भी नहीं याद रखना। पीतांबर में दूसरा शब्द क्या है, अंबर है। क्या अंबर। तो अंबर कैसा है, पीला है। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे मतलब यहाँ पे हो गया, कर्मधारय समास हो गया, ठीक है। उसके बाद अगला जो हमारा होता है मेरे दोस्त मेरे भाई, उसी तरह से नेक्स्ट एग्जांपल चंद्रमुखी। तो दूसरा शब्द है हमारा मुखी। मुखी कैसा है, तो मुखी जो है चंद्रमा के समान है। तो हमारा कर्मधारय समास, ठीक है। फिर महापुरुष, तो इसमें दूसरा शब्द क्या है, पुरुष है। तो पुरुष कैसा है, महान है। क्या महान है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, कर्मधारय समास। उसके बाद फिर दूसरा क्या है, महाशय। मतलब इसमें क्या, महान है जो आशय। पहला शब्द हो गया महान और दूसरा शब्द हो गया आशय। तो आशय कैसा है, तो आशय जो है महान है। यहाँ पे कर्मधारय समास हो जाएगा, बिल्कुल 100% करेक्ट है। और इसी तरह से जितना भी क्वेश्चन आएगा ना, आप 9 सेकेंड में उसको बना दीजिएगा, ठीक है। और उसके बाद सबसे यहाँ पे आसान होता है बउआ वाला प्रश्न है। तो यहाँ पे क्या कहता है, बउआ वाला समास है दिग्गु समास। क्या दिग्गु समास भाई, कि दिग्गु समास किसे कहते हैं, इसको पहचानने का ट्रिक क्या होता है। तो इसमें एक चीज याद रखिएगा कि संख्या पूर्वे दिग्गु क्या होता है, कि संख्या पूर्वे दिग्गु, अर्थात जिस सामाजिक यहाँ लिखा गया समासिक होगा। क्या समासिक पद का पहला पद संख्यावाची हो। मतलब कुछ भी आपको नहीं समझना, एक ही चीज समझना है कि कोई भी समास में यदि पहला पद रहे, क्या पहला पद ने संख्या आ जाए, क्या आ जाए, पहला पद से संख्या का बोध हो जाए, तो वहाँ पे हमेशा समझना कि दिग्गु समास होगा। तो चलिए हम लोग अपने एग्जाम्पल से समझते हैं। और आप सबके लिए देखिए इतना बेहतर तरीका से PDF को डिजाइन किए हैं। तो PDF तो लेना आपको बनता है ना जी। और PDF जो मिलेगा ना, आपको फ्री ऑफ कॉस्ट मिलेगा, कोई भी पैसा नहीं देना पड़ेगा, ठीक है। तो उदाहरण के लिए क्या होता है कि पंचवटी। तो पंचवटी में देखिए पहला शब्द क्या है, पंच। और पंच का मतलब क्या होता है, 5। और 5 एक संख्या है, हमेशा यहाँ पे दिग्गु समास, ठीक है। उसके बाद त्रिलोक में पहला शब्द है क्या, त्रि। और त्रि का मतलब 3 होता है, 3 एक संख्या है, दिग्गु समास, ठीक है। उसके बाद चौराहा का मतलब क्या होता है, चौ का मतलब होता है 4। 4 एक संख्या है, दिग्गु समास, ठीक है। उसके बाद चतुर्वर्ण, चतुर्वर्ण मतलब, चतुर्वर्ण का मतलब क्या होता है, चतुर का मतलब होता है 4 होता है, और 4 एक संख्या है, दिग्गु समास, ठीक है। और उसी तरह से तिपहिया कहने का मतलब, ती का मतलब जो होता है ना गोलू, ती का मतलब 3 होता है। और आप लोग नहीं जानते हैं कि 3 जो है एक संख्या है, तो यहाँ से हो जाएगा दिग्गु समास तिपहिया। इसी तरह से आपको ट्रिक लगा देना है, गर्दा उड़ेगा जी। आपको हम बताएं ना, एग्जाम में कभी दिक्कत होवे नहीं करेगा, क्योंकि जो हम पढ़ा देते हैं समझिए आपके लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है, ठीक है। तो द्वंद्व समास को पहचानते हैं, क्योंकि दिग्गु समास को तो हम लोग देख लिए। तो द्वंद्व समास को पहचानने का ट्रिक क्या होता है, एक चीज याद रखिएगा मेरे बाबू लोग, सबसे पहला ट्रिक याद रखिएगा,
कि दो शब्दों के बीच में योजक चिन्ह आ जाए, क्या आ जाए यहाँ पे इस तरह से योजक चिन्ह इसको कहते हैं, क्या कहते हैं बाबू, योजक चिन्ह कहते हैं। तो दो शब्द रहे ना उसके बीच में योजक चिन्ह इस तरह से एगो पाई आ जाए तो उसे हम लोग द्वंद्व समास कहते हैं, मैक्सिमम चांसेस में द्वंद्व समास कहते हैं। और एक चीज और आपको बताते हैं कि जिस समासिक पद का विग्रह करने पर दोनों पदों के बीच में, क्या जब हम विग्रह करें ना ब्रदर जी, दोनों पदों के बीच में यहाँ पे और आ जाए, च आ जाए, तथा आ जाए, अथवा आ जाए, या आ जाए, या एवं आ जाए, इस सब में से कोई भी विग्रह करने पे आ जाए ना तो हमेशा क्या आपको समझना है कि द्वंद्व समास होगा, क्या द्वंद्व समास होगा मेरे दोस्त। और इतना आदि आप कंप्लीट कर लेते हैं एग्जाम में दिक्कत नहीं होगा। और सबसे रामबाण ट्रिक तो आपको बताइए नहीं किए हैं जी कि दो शब्दों के बीच में योजक चिन्ह आ जाता है, इसका मतलब समझना है द्वंद्व समास समझना है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा द्वंद्व समास। तो चलिए एग्जाम्पल की ओर बढ़ते हैं। तो सबसे पहला एग्जाम्पल हमारे स्क्रीन पे जो दिया गया है काफ़ी मोस्ट इंपोर्टेंट है। तो कहते हैं ना मेरे दोस्त कि यदि आप किसी चीज़ को पूरी शिद्दत के साथ चाहते हैं तो पूरी कायनात आपको उसे मिलाने में लग जाती है। तो आप बस सीखने के लिए तैयार रहिए, आपको हमेशा हम सिखाते रहेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे क्या होता है एग्जाम्पल है, तो एग्जाम्पल के द्वारा हम लोग समझने का प्रयत्न करते हैं। तो सबसे पहले क्या होता है कि राम लक्ष्मण, क्या राम लक्ष्मण, तो देखिए बीच में योजक चिन्ह आ गया, हमेशा होगा द्वंद्व समास होगा, ठीक है, हमेशा क्या होगा द्वंद्व समास। और जब इसको हम विग्रह करेंगे क्या होगा राम और लक्ष्मण होगा। क्या राम लक्ष्मण का मतलब क्या होता है, राम और लक्ष्मण, बीच में क्या गया और आ गया, हमेशा यहाँ पे द्वंद्व समास मार दीजिएगा। दोनों ट्रिक हमारा काम कर रहा है, ठीक है। दूसरा क्या होता है गुण दोष होता है। क्या गुण दोष होता है, मतलब गुण और दोष, इसका गुण दोष का मतलब क्या होता है कि गुण और दोष, यहाँ से क्या गया और आ गया द्वंद्व समास हो गया। और उतना आपको नहीं पता चलता, सीधा सा देखिए ना जी, योजक चिन्ह है द्वंद्व समास हो गया, ठीक है। दाल रोटी है, यहाँ पे योजक चिन्ह आ गया, हमारा क्या हो जाएगा द्वंद्व समास हो जाएगा। फिर यहाँ पे क्या होता है जैसे कि कोई कहीं जगह क्या रहता है, हम आपको इसलिए बताएं कि जब उसको अति करने पर विग्रह करने पर यो आ जाए, चो आ जाए, तथा आ जाए, अथवा आ जाए, आ जाए, तब वहाँ पे द्वंद्व समास होता है। तो जैसे देखिए योजक चिन्ह वाला था तो आप लोग सिंपली रूप से उसको समझ लिए, लेकिन कभी कभी क्या करता है भीमार्जुन लिख दिया। क्या भीमार्जुन लिख दिया, तो भीमार्जुन का मतलब क्या होता है भीम और अर्जुन, इसका विग्रह किए तो और आया, और वह और जब भी आ जाए ना बीच में तो हमेशा द्वंद्व समास होगा। तो मेरे दोस्त मेरे भाई बस आपको इतना याद रखना, और इतना याद रख लेते हैं, मैं 100% बोला नहीं कि मतलब 90% भी नहीं, 100% गारंटी देता हूँ कि एग्जाम में एक भी क्वेश्चन छूट जाए ना कमेंट में गाली दे करके चल जाइएगा, ठीक है। उसके बाद अगला क्या होता है नेक्स्ट, यहाँ पे प्रश्न हमारे पास, प्रश्न क्या कॉन्सेप्ट जो है समास जो है, चौथा समास हमारा क्या है, चौथा समास जो हमारा है तत्पुरुष समास है। क्या तत्पुरुष समास, तो तत्पुरुष समास को पहचानने का जो सबसे बेस्ट तरीका क्या होता है कि जिस समासिक पद का अंतिम पद प्रधान हो और उनके बीच से विभक्ति चिन्ह का लोप हो जाए, क्या विभक्ति चिन्ह का लोप हो जाए, उसे ही तत्पुरुष समास कहते हैं। मतलब आपको एक चीज याद रखना है मेरे भाई मेरे दोस्त मेरे बाबू, आपको क्या याद रखना है कि जब हम मतलब क्या होता है कि जब किसी समास से उसके बीच के विभक्ति लोप हो जाए। विभक्ति कहने का मतलब क्या होता है कि कारक चिन्ह, क्या कारक चिन्ह, कारक चिन्ह क्या होता है कि कर्ता ने कर्म को करण से संप्रदान के लिए अपादान से अधिकरण में पर, ये सब आप पढ़वे नहीं किए हैं, तो ये सब के मतलब क्या होता है, ये सब यदि लोप हो जाए तो इसका मतलब सीधा सा आपको समझना है क्या मेरे दोस्त कि यहाँ पे आपको क्या समझना है तत्पुरुष समास होगा। जैसे कि क्या होता है एग्जाम्पल के द्वारा हम समझते हैं। तो सबसे पहला एग्जाम्पल हमारे पास दिया गया है राज्य कन्या है। क्या राज्य कन्या है, तो राज्य कन्या का विग्रह करेंगे, इसका मतलब क्या होता है राजा की कन्या, क्या राजा की कन्या, ठीक है। तो राजा की कन्या इसका मतलब क्या होता है, इसके बीच के विभक्ति क्या है, यहाँ पे की है तो की का लोप करके की को खत्म करके राज कन्या बना दिया, तो विभक्ति चिन्ह यहाँ पे क्या आ गया की आ गया, यहाँ पे सीधा सा हमारा आंसर हुआ तत्पुरुष समास, ठीक है। जलमग्न, तो आपसे क्वेश्चन करना अपने आप से कि जलमग्न किसको कहते हैं, तो जो जल में मग्न रहता है, यहाँ पे में आ गया जो कि कारक चिन्ह है तत्पुरुष समास, ठीक है। धनहीन, धनहीन कहने का मतलब क्या होता है धन से हीन, ठीक है। तो यहाँ पे कारक चिन्ह से आ गया, तो यहाँ पे हमेशा तत्पुरुष समास होगा। बस इतना ही आपको समझना है, इससे ज़्यादा नहीं समझना है, ठीक है। उसके बाद सबसे ज़्यादा मोस्ट इंपोर्टेंट और अक्सर स्टूडेंट इसमें कंफ्यूज रहते हैं, अब यही भाव समास। क्या है अब यही भाव समास, तो अब यही भाव समास हम किसको कहते हैं बाबू, अब यही भाव समास क्या होता है कि जिन शब्दों के प्रारंभ में उपसर्ग लगा हो उसे हम अब यही भाव समास कहते हैं। याद रखना है कि जिस शब्द के शुरू में क्या होता है कि आपको हम बताएं ना कि दो गो शब्द रहेगा, तो
जिस शब्द के शुरू में क्या रहे, उपसर्ग लगा हुआ रहे, क्या उपसर्ग लगा हुआ रहे, उसे हम लोग अव्ययी भाव समास कहते हैं। बस एक ही चीज आपको याद रखना है। और आप लोग बोलिएगा कि कौन कौन से उपसर्ग रहता है, तो हमने आपको बताएं जी। सबसे मोस्ट इंपोर्टेंट उपसर्ग जो एग्जाम में हर एक साल पूछा जाता है, जैसे कि क्या है, अथा रहे, वीर रहे, प्रति रहे, भर रहे, आ रहे, अनु रहे, निर रहे, प्र रहे इत्यादि। मतलब ये जो उपसर्ग दिया गया है इनमें से मतलब मैक्सिमम ऐसे उपसर्ग हैं कई वर्षों में पूछा गया है। मतलब सीधा सा समझना कि ये सब शब्दों में से कोई भी किसी शब्द के शुरू में आ जाए तो उसे हम लोग क्या कहेंगे, अव्ययी भाव समास कहते हैं। और इसके अलावा भी और उपसर्ग होता है तो वो भी रहे न, सिर्फ उपसर्ग होना चाहिए, हमेशा अव्ययी भाव समास होगा। ठीक है, तो यहाँ पे एग्जाम्पल के द्वारा हम लोग समझते हैं। तो सबसे पहला एग्जाम्पल क्या है, अथा संभव है। क्या, अथा संभव। तो अथा संभव में यहाँ पे उपसर्ग क्या है, अथा है। क्या, अथा लगा हुआ है और अथा एक उपसर्ग है, अव्ययी भाव समास। ठीक है, उसके बाद अनुरूप में, तो अनु जो है ना लिखा हुआ शुरू में एक उपसर्ग है, यहाँ पे अव्ययी भाव समास। ठीक है, आ जन्म को देखें तो शुरू में हमारा आ लगा हुआ है, आ एक उपसर्ग है, अव्ययी भाव समास। ठीक है, प्रतिदिन, प्रतिदिन में यहाँ पे प्रति है और प्रति हमारा एक उपसर्ग है, तो अव्ययी भाव समास। बस इतना ही याद रखना है। और एक इसमें और कॉन्सेप्ट क्या होता है मेरे ब्रदर जी, यहाँ पे एक एग्जांपल और समझिए कि भरपेट है। क्या है, भरपेट है। तो भरपेट कहने का मतलब क्या होता है मेरे भाई, यहाँ पे शुरू में भर लगा हुआ है और भर एक उपसर्ग है, तो यहाँ पे हमेशा अव्ययी भाव समास होगा। और एक इसका और ट्रिक होता है, क्या होता है, जो एग्जाम में पॉपुलर है, नोट में यहाँ पे आप लोग लिख लीजिएगा, या आपको तो पीडीएफ हम देवे नहीं करेंगे जी, कि एक ही शब्द दो बार हो। क्या, एक ही शब्द जो है ना दो बार आ जाए तो वहाँ भी अव्ययी भाव समास ही होगा। क्या होगा, वहाँ भी अव्ययी भाव समास होगा। उदाहरण के बारे में बात करते हैं मेरे भाई, कि जैसे कि क्या होता है, कहीं कहीं देखते हैं रातों रात लिखा हुआ है, देखिए यहाँ भी रात, यहाँ भी रात, एक ही शब्द दो बार आया है, अव्ययी भाव समास। ठीक है, बीचों बीच, मतलब क्या है, एक ही शब्द दो बार है, अव्ययी भाव समास। ठीक है, धीरे धीरे, यहाँ भी धीरे, यहाँ भी धीरे, अव्ययी भाव समास। ठीक है, बार बार, तो यहाँ पे देखिए अव्ययी भाव समास। उसके बाद अगला क्या होता है ब्रदर जी, यहाँ पे नेक्स्ट पहले पहल। तो देखिए सब में पहले है, एक ही शब्द दो बार रिपीट है, तो यहाँ पे हमेशा मारना है अव्ययी भाव समास। और यहाँ पे सबसे लास्ट एग्जांपल घर घर। तो देखिए आप लोग बोलिएगा कि भैया योजक चिन्ह, सब में तो योजक चिन्ह लगा हुआ है और योजक चिन्ह है, तो वहाँ पे क्या हो जाएगा, हमारा द्वंद्व समास हो जाएगा। लेकिन ऐसा काम कीजिएगा ना, आपका आंसर गलत हो जाएगा। आपको हम बताएं ना कि एक ही शब्द दो बार रहे, या जहाँ योजक चिन्ह रहे या ना रहे, एक ही शब्द दो बार आ जाए, हमेशा अव्ययी भाव समास है। तो यहाँ से अव्ययी भाव समास, इस बात को याद रखिएगा मेरे भाई, एग्जाम में दिक्कत नहीं होगा। और हम आपको बोले ना जी कि आज की क्लास जब आप खत्म कीजिएगा ना, 2011 से लेकर के 2025 तक जितना भी समास में क्वेश्चन पूछा गया ना, यदि आपसे छूट जाए तो कमेंट अगर के आपको जो मन होवे वो कमेंट कर दीजिएगा। ठीक है, क्योंकि संतोष कुमार को अपने पढ़ाने का जो तरीका होता है उस पर इतना तो कॉन्फिडेंस है कि कभी एग्जाम में क्वेश्चन नहीं छूटेगा। तो बहुव्रीहि समास जो कि सबसे आसान समास होता है, और इसमें अक्सर स्टूडेंट गलतियां कर जाते हैं। क्या होता है कि जिस समास का ना तो प्रथम पद प्रधान हो बउआ, क्या होता है कि जिस समास का ना तो प्रथम पद प्रधान हो और ना ही दूसरा पद प्रधान हो, बल्कि दोनों के माध्यम से एक विशेष अर्थ होता है, उसे ये क्या कहते हैं, बहुव्रीहि समास। इसको आद तनिक भी नहीं रखना, बस इसको फॉर्मेलिटी के लिए हम आपको समझा दिए हैं, आद आपको नहीं रखना। तो इसका ट्रिक क्या होता है, इसका एक सिंपल सा छोटा सा बउआ वाला ट्रिक है। क्या कहता है कि इसमें बहुव्रीहि समास में हमेशा देवी देवताओं का नाम आता है। क्या आता है, देवी देवताओं या राक्षसों का नाम आता है। सीधा सा समझना है कि जहाँ पे भगवान जी का नाम आ जाए वहाँ पे हमेशा बहुव्रीहि समास होगा। ठीक है, और राक्षस के नाम भी आए तो बहुव्रीहि समास होगा। ठीक है, उसके बाद एग्जाम्पल के द्वारा हम लोग समझते हैं। तो सबसे पहला एग्जाम्पल क्या है, दशानन। तो दशानन किसको कहते हैं, रावण को कहते हैं। दशानन का मतलब क्या होता है, 10 हैं आनंद जिसके, अर्थात क्या हो जाएंगे, रावण। तो यहाँ पे बहुव्रीहि समास। अब लोग आप ही बोलिए नीलकंठ। तो नीलकंठ का मतलब हम नहीं जानते हैं कि भगवान शिव जी को कहते हैं। क्या, शिव जी को कहते हैं, तो यहाँ पे हो जाएगा क्या, बहुव्रीहि समास। उसके बाद क्या है, लंबोदर। लंबोदर किसको कहते हैं, तो भगवान श्री गणेश को कहते हैं। और लंबोदर का मतलब होता है लंबा है उदर जिनका, अर्थात श्री गणेश। यहाँ पे क्या हो जाएगा, बहुव्रीहि समास। ठीक है, बीना पानी। अब बताइए बीना पानी किसको कहते हैं, माता सरस्वती को कहते हैं। और माता सरस्वती एक देवी हैं, देवता हैं। यहाँ से क्या हो जाएगा, बहुव्रीहि समास। बिल्कुल 100% करेक्ट है मेरा भाई। और जितना भी आपका समास स्थान है जी,
सबका क्या क्या है डिटेल में आपको समझा दिए हैं, और आपको एग्जाम में दिक्कत नहीं होगा। और इसका PDF यदि आप लेना चाहते हैं मेरे दोस्त मेरे भाई, मेरा जो व्हाट्सअप ग्रुप है, टेलीग्राम ग्रुप है, उससे ज्वाइन हो जाइए। आपको किसी भी प्रकार का कोई भी पेमेंट नहीं देना पड़ेगा, क्योंकि जो आपसे हम वादा करते हैं ना उसको 100% पूरा करने का भी प्रयत्न करते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले आपको क्या, आपसे हम एक ही चीज़ यहाँ पे रिक्वेस्ट करना चाहेंगे, यदि आपको वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को आप लोग दिल से लाइक कर दीजिएगा मेरे भाई, और मेरे चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और आप कमेंट कीजिएगा, क्या कीजिएगा, आप कमेंट करके बताइएगा कि आज का क्लास आपको कैसा लगा, नेक्स्ट क्लास आपको किस टॉपिक पे चाहिए, आप लोग थोड़ा सा कमेंट कीजिए। और आपसे एक रिक्वेस्ट और करना चाहेंगे, एक बड़ा भाई होने के नाते, क्योंकि आप मेरे सब फैमिली हैं, और अपने फैमिली से मेरा जो भी प्रॉब्लम होगा उसको हम सब यहाँ पे शेयर कर सकते हैं। तो यहाँ पे क्या होता है कि आप ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर कीजिएगा, क्या वीडियो को शेयर कीजिएगा। मेरा टारगेट है ना जी कि बिहार बोर्ड के हर एक स्टूडेंट में मेरा जो वीडियो होता है ना प्ले होना चाहिए। क्या मेरा वीडियो बिहार बोर्ड के सभी स्टूडेंट के मोबाइल में प्ले होना चाहिए, क्योंकि मास आजादी टीचिंग सेंटर जो होता है बहुत ही बेहतर एजुकेशन प्लेटफॉर्म है, और आपको समाज में दिक्कत नहीं होगा। तो चलिए आज का क्लास यहीं तक रहता है, फिर आपसे मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में और नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद।